हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सेकंड को, और इसके अंदर जो लेसन है सोशल मीडिया का व्यवहारिक पक्ष। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट लेसन है। इस यूनिट में अकेला यही लेसन है, बट लेसन थोड़ा सा लेंथी है। इस वजह से इस लेसन को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 की क्लास एंड पार्ट 2 की क्लास। तो आज की क्लास जो हमारी पार्ट 1 की क्लास है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, तो आज के इस क्लास में हम लेसन को स्टार्ट करने वाले हैं, और जितना पॉसिबल हो पाएगा, जितने कॉन्सेप्ट जो है आज की इस क्लास में हम कवर कर लेंगे, और जो भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट रह जाएगा उसको हम पार्ट 2 की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को विदाउट एनी फर्दर डिले। तो यहाँ से देखो, चैप्टर का रूपरेखा है, मतलब कि इस लेसन के अंदर कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि देखो, स्क्रीन पे आपको काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक दिखाई दे रहे हैं जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास में इन्हीं चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। यहाँ तक सभी कॉन्सेप्ट को दिया गया है, 1 बाय 1 सभी कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से देखो, हमारा जो लेसन है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले है अधिगम का उद्देश्य। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, कि इस लेसन को समझोगे आप तो कौन कौन सी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें दे रखी है कि इस लेसन को समझने के बाद में आपके जो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ से हमारा जो लेसन है वो स्टार्ट होता है। प्रस्तावना, इसका मतलब ये है कि कोई भी जो लेसन है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, उसके अंदर हम किन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रस्तावना के अंदर दिया जाता है। तो आज की क्लास आपको जैसे कि पता है सोशल मीडिया के ऊपर है। तो सबसे पहले देखो, जो सोशल मीडिया पे जितने भी चीज़ें हैं जो भी वहाँ पे दिखाई जाती है, वो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, मतलब कि आकर्षण का केंद्र बिंदु होता है। मतलब कि सोशल मीडिया पे चाहे आप किसी भी चीज़ को देख लो, कोई किसी इमेज को देख लो, किसी वीडियो को देख लो, किसी पोस्ट को देख लो, हर एक जो चीज़ है सोशल मीडिया पे जो भी हमें दिखाई देती है वो सभी चीज़ अट्रैक्शन का काम करती है, हमें अपनी ओर में आकर्षित करती है। इसलिए आवश्यक है कि कोई भी जो विज्ञापन है, कोई भी जो वहाँ पे ऐड दिखाई दे रहे, कोई भी जो संदेश की सजावट से निर्मित होनी चाहिए, जो व्यक्ति के मन और मस्तिष्क दोनों को ही प्रभावित कर सकते हैं। मतलब कि जो भी इसको शेयर करेगा उसके अंदर चाहे किसी ऐड को ही दिखाए, चाहे हम किसी इन्फॉर्मेशन को ही दिखाए, इतने अच्छे तरीके से दिखाना चाहिए ताकि वो सामने वाले पर्सन के मन में और उसके मस्तिष्क दोनों को ही ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट कर सके। याद रहे कि सजावट मात्र रंगों से नहीं बल्कि तथ्यों से की जाती है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ये नहीं कि हमें कलर करना है, किसी फूल पत्ती को लगाना है, ऐसा नहीं है। उसका मतलब ये है कि हमें वहाँ पर इन्फॉर्मेशन को या जो भी चीज़ हम वहाँ पे दिखाना चाहते हैं उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखाए, ताकि सामने वाला पर्सन उसको देख सके, तो उसको पता चल सके कि एक्चुअल में ये जो विज्ञापन है वो दरअसल है क्या, मतलब कि उसके बारे में वो थोड़ा सा समझ सके। लैटिन भाषा के शब्द को, उसमें एक शब्द है जिसे हम एडवर्टेयर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मनुष्य के मन मस्तिष्क को मोड़ देना, कि उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेना। इस शब्द में से अंग्रेजी के एक शब्द बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि किसी बात को मोहक एवं सटीक ढंग से जन सामान्य तक पहुंचाना। मतलब कि किसी भी चीज़ को जब हम ऐड के थ्रू बताते हैं तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि आप आजकल देखोगे, चाहे आप फ़ोन चला रहे हो, चाहे आप लैपटॉप चला रहे हो, चाहे आप टीवी देख रहे हो, कहीं पे भी देखो, अगर कोई भी जो ऐड आता है तो वो इतने अच्छे तरीके से दिखाते हैं कि लोग उसको ना चाहते हुए भी देखना पसंद करते हैं। इसका मतलब क्या है कि सामने वाले पर्सन ने अपने ऐड को इस तरीके से अट्रैक्शन दिया है, इस तरीके से अट्रैक्टिव बनाए कि लोग उसको देखना पसंद करें, उसकी तरफ एक तरीके से अपना जो मन है वो मोड़ ले रहे हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो सोशल मीडिया है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर जो विज्ञापन है दर्शकों की मन मस्तिष्क को परिवर्तित कर देती है, मतलब कि चेंज कर देती है बिल्कुल ही। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। मान लो किसी चीज़ की ऐड आ रही है, आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, बट जब वो आप उस ऐड को देखते हो तो आपको वो जो चीज़ है वो पसंद में आ जाती है। आप सोचते हो कि इस चीज़ को मैं भी बाय कर लूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ऐड है वो उसने आपको अपनी तरफ परिवर्तित कर लिया, अपनी तरफ में मोड़ लिया, जिससे आप क्या हो गए, उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो गए। ना चाहते हुए भी आप किसी चीज़ को, ऐड को देख के अगर आप उसको परचेज करने का सोच लेते हो, उसको बाय करने का सोच लेते हो, इट मीन्स उस एडवर्टीजमेंट ने अपने आप को आपकी तरफ में इस तरीके से अट्रैक्ट किया कि आप उसकी तरफ में मुड़ चुके। तो ये देखो, ये इस लेसन में हम सोशल मीडिया के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। सोशल मीडिया में क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही देखा, लेसन जो है
थोड़ा सा लेंथी है, तो काफ़ी सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। यहाँ से हमारा जो लेसन है वो मेनली यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले बस थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन था। तो यहाँ से हमारा लेसन स्टार्ट है, सामाजिक अभियान के प्रचार के लिए सोशल मीडिया हेतु विज्ञापन निर्माण। कि सामाजिक अभियान में देखोगे आप, प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया पे कौन कौन से विज्ञापन का निर्माण किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सामाजिक अभियान है तो विज्ञापन एक प्रकार का विपणन है, एक तरीका का ये बिजनेस बन चुका है, जो कि मुख्य रूप से लोक कल्याण के लिए होता है। मतलब कि अब उसका जो ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, बट जो एडवर्टीजमेंट है इसका जो मेन मकसद रहता है, मेन जो उसका ऑब्जेक्टिव रहता है, ये रहता है कि वो लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो सके, मतलब उनके लिए हेल्पफुल हो सके, उनके लिए बेनिफिट वाली चीज़ें हो सके। इन्हें सामाजिक सुधार और समग्र के रूप में देखें तो समुदाय की जो एक सामूहिक भलाई है, मतलब कि सभी लोगों के लिए जो कि एक बेनिफिशियल हो, जो कि एक प्रॉफिटेबल हो, यहाँ पर इसका जो मेन मकसद है वो यही रहता है। इसीलिए इसको डिज़ाइन किया जाता है और प्रसारित किया जाता है, मतलब कि लोगों तक इसको पब्लिश किया जाता है। विज्ञापन जो है ये मुख्य रूप से राष्ट्रीय एकता, प्रदूषण और परिवार नियोजन, धूम्रपान, ड्रग्स, शराब आदि के खिलाफ जागरूकता अभियान जैसे सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित होता है। लोक सेवा विज्ञापन कहलाते हैं। मतलब कि देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना कि लोक सेवा विज्ञापन किसे कहते हैं। तो आपको क्या बताना है कि लोक सेवा जो विज्ञापन है वो ऐसे विज्ञापन होते हैं जो कि समाज में जो भी एक गलत चीज़ चल रही है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो अभियान चलाया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, विज्ञापन के थ्रू, उसे हम बोलते हैं लोक सेवा विज्ञापन। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, कई बार ऐसे ऐड आते रहते हैं जिसमें जो ऐड है उसके अंदर दिखाते हैं, वो जागरूक करते हैं लोगों को कि वहाँ पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। इस तरीके से हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड के थ्रू बताए जाते हैं। तो ये कौन से ऐड हो गए, कौन से विज्ञापन हो गए, ये हो गया लोक सेवा विज्ञापन। इस प्रकार के जो एक सार्वजनिक सेवा विज्ञापन का जो मेन उद्देश्य रहता है जनता को जागरूक करना, ताकि जो भी लोग जो इसकी चपेट में आ रखे, जो कि इस तरीके से जो काम करते हैं, मान लो कोई पर्सन जो धूम्रपान करता है, ड्रग्स लेता है या शराब पीता है, तो वो इन ऐड को देख के थोड़ा सा समझ सके, क्योंकि इन ऐड से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं लोग। हो सकता है कि सभी पर्सन से प्रभावित ना हो, बट एक कम से कम परसेंटेज, काफ़ी कम लोग जो है जो कि इससे भी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक्चुअल में जो चीज़ वो कर रहे हैं वो गलत है और उसे वो छोड़ना पसंद करते हैं। इस वजह से ये जो विज्ञापन है ये सेवा के लिए किया जाता है, लोक सेवा के लिए किया जाता है, ताकि लोग जो है इसके प्रति जागरूक हो सके। इसके अलावा देखोगे आप जनसंचार माध्यमों द्वारा भी इस चीज़ को पब्लिश किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, ताकि आम जनता को सामाजिक मुद्दे पर जागरूक हो सके और उनको काफ़ी ज़्यादा हम सूचित कर सके। सूचित का मतलब ये है कि उनको हम बता सके, उन तक जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके तक में हम पहुंचा सके। तो इस तरीके से सभी विज्ञापन का अपना अपना ऑब्जेक्टिव रहता है। ज़्यादातर जो विज्ञापन है वो आकर्षक के लिए हो जाता है, मतलब हमें आकर्षित करने के लिए, आकर्षण के लिए बनाई जाती है। लेकिन जब भी वो अपने आप को अट्रैक्टिव बनाते हैं, आकर्षण बनाते हैं, उनका पीछे जो उनका जो एजेंडा है उसके पीछे कोई ना कोई जो एक विशिष्ट उद्देश्य रहता है, मतलब कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है उनके एजेंडा के पीछे रहता है। इस वजह से देखो सामाजिक अभियान के लिए जितने भी विज्ञापन चलाए गए हैं जो कि हमारे समाज से रिलेटेड रहते हैं, वो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में विकसित किया गया था इसके बाद में। और पैसा बचाने के बजाय ये कुछ विशिष्ट एजेंडे को कवर करने और विभिन्न सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए इस उद्देश्य से यहाँ पर जो है प्रसारित किया गया था। सामाजिक अभियान के लिए विज्ञापनों का जो मेन उद्देश्य रहता है बिक्री करने के बजाय समुदाय के व्यवहारिक पहलू को समग्र रूप में बदलना होता है। इस लाइन का देखो मतलब ये है कि जैसे कि देखो जितने भी विज्ञापन यहाँ पे रहते हैं, हो सकता है कि विज्ञापन करने वाला पर्सन जो है उसको गलत तरीके से दिखाए, बट आजकल तो ये चीज़ दिखाई जा रही, काफ़ी सारे जो ऐड है जो कि गलत तरीके से दिखाए जाते हैं। बट अगर हम इसकी स्टार्टिंग की बात करें, जब इसको प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जब पहली बार इसको प्रसारित किया गया था, तो उस टाइम पे मेन जो मकसद ये था कि इससे समाज के प्रति काफ़ी ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सके, समाज के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो सके, हेल्पफुल हो सके, इस वजह से यहाँ पर इसको लाया गया था। तो वैसे तो सभी विज्ञापन का मेन उद्देश्य यही रहता है, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं रहता कि उनको प्रॉफिट लेना है, बल्कि ये भी
रहता है कि समाज में वो अच्छी चीज़ों को प्रसारित कर सके। तो यहाँ पे देखो इसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, भारत में सामाजिक अभियान हेतु विज्ञापन, कि भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सामाजिक अभियान के लिए कौन कौन से विज्ञापन हैं, इसके लिए विज्ञापन को किस प्रकार से किया जाता है। तो देखो भारत में जो सबसे पहले जो सार्वजनिक सेवा विज्ञापन है वो 1976 में परिवार नियोजन अभियान के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए देखा गया था। परिवार नियोजन अभियान का मतलब ये है जहां पर लोगों को जागरूक किया जाता है कि आज के टाइम में अगर हम सारी चीज़ों को देखें तो हमारे पास में रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा कम है, देश की जो पॉपुलेशन है वो कम से कम होना चाहिए, इस वजह से जो हमारा परिवार है वो छोटा होना चाहिए। तो इस चीज़ को अभियान के रूप में चलाया गया था ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो सके, उन्हें पता चल सके कि हमें अपनी फैमिली को थोड़ा सा छोटा रखना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए जो देश के लिए खतरनाक चीज़ हो जाए, जो देश के लिए आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, क्योंकि हमारे पास में हर एक रिसोर्स जो है वो लिमिटेड मात्रा में है। इस वजह से ये जो अभियान है, ये जो नियोजन है वो परिवार के से रिलेटेड करके बनाया गया था। अभियान का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में जितने भी लोग हैं इसके प्रति जागरूक हो सके। भारत में इसके लिए काफ़ी सारे इस तरीके से PSA के लॉन्च किया गया था ताकि इससे देश में व्याप्त सामाजिक बुराइयों से निपटने के लिए सबसे शक्तिशाली और प्रभावी रणनीति के रूप में देखा गया था। मतलब कि जब इसको चलाया गया था तो देखा गया था कि ये काफ़ी ज़्यादा सही अभियान है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गफुल है, जिससे हम अपने समाज में एक जागरूकता लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो टीवी, विशेष रूप से आप दूरदर्शन को देखो कि भारतीय जनता के बीच में संदेश को पहुँचाने का सबसे जो प्रभावी माध्यम है वो टीवी माना जाता है, क्योंकि आज के टाइम में चाहे कोई छोटा परिवार हो, बड़ा परिवार हो, मतलब कि जिसके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक रिच फैमिली है वो भी, और चाहे एक मिडिल फैमिली है, सभी के पास में टीवी तो रहता ही है। तो यहाँ पे देखो जो लोग हैं इसको आकर्षित करने का सबसे अच्छा माध्यम है टीवी। और संदेश के लिए हमारे दो, इस चीज़ को आपने सुना भी होगा, छोटा परिवार सुखी परिवार, इस तरीके से यहाँ पर आकर्षक रूप में नए डिज़ाइन के रूप में लोगों को आकर्षित करने के लिए, ये लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरीके से अभियान चलाए गए थे, जिससे लोग समझ सके कि छोटा परिवार जो है वो सुखी परिवार रहता है। इस वजह से हमारे दो, इस तरीके के नारे लगाए गए थे। इस तरीके से लोगों को यहाँ पर उनको जागरूक करने के लिए अभियान जो है वो चलाए गए थे। तो देखो ये जितने भी अभियान चले जाते हैं, अगर इसको विज्ञापन के थ्रू बताया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो पाता है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर कोई भी जो पर्सन है, चाहे उनका 10% है, 20% है, कुछ एक मात्रा में पर्सन है, वो क्या कर सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेट में अपनी जागरूकता को लेके आ सकेंगे। लेकिन अगर वो अगर विज्ञापन का यूज़ करते हैं, दूरदर्शन का यूज़ करते हैं, तो वो एक जगह रह के पूरे देश में अपनी जो जागरूकता जो चलाए हुए हैं, जो कि अभियान चल रहे हैं, उसको वो ईजिली पहुंचा सकते हैं। इस वजह से विज्ञापन को यूज़ किया जाता है ताकि काफ़ी एक ही साथ में पूरे देश में ये चीज़ को फैलाया जा सके, सभी लोगों तक ये बात पहुंच सके। इस वजह से विज्ञापन को यहाँ पर लॉन्च किया गया था, ताकि विज्ञापन के थ्रू ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर दिखाएंगे। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सरकार को भारत के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए सामाजिक अभियान हेतु विज्ञापन की क्षमता का एहसास जागृत करने का काम किया गया था, क्योंकि उनको पता था कि विज्ञापन के थ्रू अगर हम इन सारी चीज़ों को बताएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर पाएगा हमारी। इससे क्या होगा, ईजिली काफ़ी सारी चीज़ों को हम जागरूक कर सकते हैं, एक साथ ही पूरे देश में किसी भी चीज़ को फैला सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं। यह समझा गया कि मानव से संबंधित, मतलब कि हमसे रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उनको छूने के लिए सामाजिक अभियान के लिए विज्ञापन ही सबसे ज़्यादा प्रभावी ढंग से उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि जो विज्ञापन है उसको ही सबसे ज़्यादा हम इफ़ेक्टिव मानते हैं। इस वजह से यहाँ पर विज्ञापन का यूज़ किया जाता है। इसका उपयोग जागरूकता फैलाने के लिए आम जनता के जीवन की जो एक समग्र गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किया जा सकता है। परिवार नियोजन के अभियान को तब समावेशी बनाया गया था जब परिवार कल्याण के लिए एक आंदोलन के रूप में यहाँ पर अभियान को चलाया गया था, जिससे हम मौखिक स्वच्छता, टीकाकरण, पर्यावरण स्वच्छता आदि जैसे मुद्दों को भी प्रभावित किया गया था। जैसे कि आप देखोगे कई बार क्या होता है कि हमारे देश में चाहे टीकाकरण से संबंधित हो, चाहे वो स्वच्छता से रिलेटेड हो, जैसा ही कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तुरंत ही आप देखोगे जगह जगह विज्ञापन जो है हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा
अगर कुछ टाइम पहले की बात करें, कोविड की बात करें, तो वहाँ पर जो कोविड है वहाँ पर सरकार के द्वारा बार बार अभियान चलाया गया था कि लोगों को अपने घर को स्वच्छ रखें, लोगों से दूरी रखें, अपने परिवार तक सीमित होकर रहे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी जो विज्ञापन ही तो है एक तरीके से, जो कि सरकार के माध्यम से चलाए जाते हैं ताकि लोग जागरूक हो सके। जिनके पास में सूचना का अभाव है उनको भी सूचना मिल सके और सभी लोग जो है इसमें एक साथ में मिलकर किसी भी जो प्रॉब्लम आ जाती है बाई चांस कभी भी, तो उससे लड़ सके सारे एक साथ। तो इसलिए ये सारे जो विज्ञापन है वो चलाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है सामाजिक अभियान हेतु जो विज्ञापन, जब एनिमेशन जोड़ा गया था तो PACA को काफ़ी बल मिला था। मतलब कि देखोगे विज्ञापन में काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन किए जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को वहाँ पे जोड़ के दिखाया जाता है ताकि लोग वहाँ पर आकर्षित भी हो सके और उस चीज़ को समझ भी सकें। और साथ ही आप देखोगे देश में राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी जो चीज़ें जिनको प्रमोट करने के लिए जो बार बार अभियान से चलाए जाते हैं, जिसमें देखोगे आप 1974 में एनिमेटेड फिल्म लाया गया था एक अनेक एकता, जिससे भीमसेन 1974 के माध्यम से राष्ट्रीय के अंदर अपने देश के अंदर एकता को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता के सामने इसको एक फिल्म के तौर पर रखा गया था। और बाद में इसके सार्थक गीत, जैसे कि इसके अंदर काफ़ी सारे गाने थे, काफ़ी सारे गीत थे, एक चिड़िया अनेक चिड़िया से लोकप्रिय हुए था। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर फिल्म के थ्रू बताया जाए तो लोग जो है उसको काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव होकर ज़्यादा उसको सीरियस तरीके से देखते हैं। जैसे कि आप देखोगे टाइम टू टाइम कई सारे ऐसे मूवी आते रहते हैं जो कि समाज में एक सही एकता लाने के लिए या समाज में लोगों को जागरूक करने के लिए लाया जाता है। काफ़ी सारे ऐसे मूवी है जो कि आपने देखा भी होगा। तो ये सारे जो मूवी है वो इसलिए लाए जाते हैं ताकि लोग जो है इसको सही तरीके से देखें, क्योंकि जो फिल्म है उसमें ज़्यादा लोगों का एक आकर्षण रहता है, एक आकर्षित रहता है, उनका इंटरेस्ट रहता है। इस वजह से इसको फिल्म के तौर पर लाया गया था ताकि लोग इसको देख के काफ़ी ज़्यादा ये लोकप्रियता में आ गया था, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था, मतलब कि पॉपुलर हो गया था, जिसको लोग एक इंटरेस्ट लेके देख रहे थे। भीमसेन 1974 में देखोगे वीडियो गीत राष्ट्रीय स्तर पर हिट हुआ था उस टाइम पे, और आज भी इसकी जो सादगी के लिए याद किया जाता है। जैसे कि आप देखोगे कि पहले के टाइम के, जो कि काफ़ी साल पहले के कुछ ऐसे गीत हैं जो कि आज के टाइम में भी चलाए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राष्ट्रीय एकता को वहाँ पे प्रभावित कर देता है, वो राष्ट्रीय एकता को जोड़े रखने का संदेश देती है, और वो जो गीत है वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता में है, काफ़ी लोग उसे पसंद करते हैं। इस वजह से कई सारे ऐसे गीत हैं, कई सारे ऐसे फिल्म है जो कि पुराने होने के बावजूद भी आज के टाइम में भी देखने को मिलते हैं और लोग उसको सही तरीके से और काफ़ी ज़्यादा रुचिपूर्वक लेके उस चीज़ को देखते भी है। तो इस अभियान के थ्रू इन सारी चीज़ों को लाया जाता है। साथ ही देखोगे इस उद्देश्य के लिए कोई बेहतर माध्यम नहीं था, मतलब कि ये देखें तो यहाँ पर विज्ञापन जो है सबसे अच्छा माध्यम हो जाता है यहाँ पर, जिसको समय के साथ में भी बदलाव भी किया जाता है और जैसे भी लोग इसको पसंद करना चाहते हैं उसको उसी तरीके से परिवर्तित करके दिखाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है सामाजिक अभियान के लिए विज्ञापन हेतु रणनीति। कि देखो सामाजिक अभियान के लिए विज्ञापन तो चलाया जाता है, ये तो हमने डिस्कस भी किया, ये हमें पता भी है अब जाके, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है इससे पहले जो भी था। तो यहाँ पर देखो अगर सामाजिक अभियान के लिए कोई भी जो विज्ञापन है, कोई भी जो एडवर्टीजमेंट चलाए जा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ रणनीति रहते हैं कि उन्हें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से जो विज्ञापन है वो एक्चुअल में होना चाहिए। तो उन्हीं सारे पॉइंट को अब हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो विज्ञापन जो है, कोई भी जो एडवर्टीजमेंट है वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसका जो भी एक संदेश है वो संक्षिप्त विश्लेषण कर सके, ऐसा होना चाहिए। मतलब कि वो जो विज्ञापन है उसको हम एनालाइज कर सके कि उसके अंदर किस इन्फॉर्मेशन को बताया गया था, उसको हम आसानी से समझ सके, इस तरीके से कोई भी विज्ञापन होना चाहिए। साथ ही समाज के लिए लाभदायक होना चाहिए। हमें ऐसे विज्ञापन को यूज़ करना है या ऐसे विज्ञापन को लेके आना है। आप इसे अपने किसी उत्पाद को बेचने के लिए नहीं बना रहे, न ही किसी संगठन के नाम पे और न ही किसी को साख को बनाए, साख का मतलब होता है उसकी गुडविल को बनाए रखने के लिए, बल्कि आप किसी भी एडवर्टीजमेंट को जो कि सामाजिक अभियान के लिए है, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों को शिक्षित करने के लिए बना रहे, तो इनका पहला कदम यही होना चाहिए कि अपने संदेश को संक्षिप्त तरीके से बनाया जाए और आप प्रतिक्रिया के लिए संवाद जो है वो करना चाहते हैं। अब इसको मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो देखो, कोई भी जो विज्ञापन है अगर वो सामाजिक अभियान के लिए है, इसका मतलब ये है कि ना तो वो किसी बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, ना तो वो किसी ब्रांड को, ना तो वो किसी प्रोडक्ट को वहाँ पर ऐड कर रहा है। वहाँ उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन जो
गोल है, उनका ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, समाज के अंदर एक अभियान लेके आना ताकि लोग जो है इसके प्रति शिक्षित हो सके, लोगों को इसके बारे में ज्ञान मिल सके, काफ़ी सारी चीज़ों को जान सके। इस वजह से हमारा जो भी विज्ञापन है वो संक्षिप्त तरीके से होना चाहिए, उसको एनालाइज कर सके, समाज के लिए वो लाभदायक हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में प्रतिक्रिया कर सके, आपस में जो बातचीत कर सके। इस तरीके से कोई भी जो अभियान है वो विज्ञापन के रूप में होना चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग। सेकंड की बात करें तो यहाँ पर देखो, कोई भी जो विज्ञापन है, मतलब कि अगर फिर तय करें कि संदेश देने के लिए कौन सा विज्ञापन माध्यम जनहित में अधिक लाभदायक होगा, क्योंकि देखो किसी भी विज्ञापन को लाने से पहले हम ये सोचते हैं कि कौन सा विज्ञापन का माध्यम का यूज़ किया जाए, क्योंकि विज्ञापन के काफ़ी सारे माध्यम हैं। जैसे कि आप देखोगे कई विज्ञापन ऐसे रहते हैं जो कि पोस्टर के थ्रू बताए जाते हैं, कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जो कि जगह जगह आपको पर्चे लगे हुए दिखाई देंगे, कुछ ऐसे विज्ञापन आपको दिखाई देंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको टीवी में दिखाई देगा, कुछ ऐसे विज्ञापन हैं जो कि अगर हम फ़ोन चलाएं तो एकदम से हमारे सामने ओपन हो गया जाता है। तो देखो सभी का अपना अपना एक माध्यम है, तो कोई भी जब अगर विज्ञापन को लेके आना चाहता है तो सबसे पहले इस चीज़ को देखा जाता है, इस चीज़ को हमें डिस्कस किया जाता है कि हमें क्या करना है, विज्ञापन के कौन से माध्यम को यूज़ करना है जो कि हमारे विज्ञापन का जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग सही हो सके। तो यहाँ पर क्या है, मेन माध्यम को सही तरीके से चुनाव करना, क्योंकि संदेश को एक सूचनात्मक तरीके से चित्रित करने का प्रयास करें जो लंबे समय में समाज के पास में उनके प्रबुद्ध करता रहेगा, मतलब कि लोगों को लंबे टाइम के लिए मतलब बताते रहेगा, जो भी उनका मेन ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करे। इस तरीके से किसी भी माध्यम का हमें चुनाव करना है। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है कि हमारा जो भी विज्ञापन है वो किस तरीके से, उसका जो लक्ष्य है, मतलब उनका जो भी एक लक्षित है, दर्शकों का चयन करें जिससे आप संपर्क करना चाहते हैं, मतलब कि हमारा जो एडवर्टीजमेंट है वो कौन से लोगों के लिए है, मतलब कि किस टाइप के लोगों के लिए है, हमें क्या करना है, इस चीज़ का चुनाव करना है। जैसे कि आप देखो कोई भी जो एक विज्ञापन है जो कि हो सकता है सिर्फ और सिर्फ लेडीज से रिलेटेड हो, या हो सकता है कोई जो विज्ञापन है वो आदमी से, मैन से रिलेटेड है, या हो सकता है कोई जो विज्ञापन है वो बच्चों से रिलेटेड है। तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि हमारा जो लक्षित दर्शक है वो है कौन, मतलब कि वो किस टाइप के दर्शकों के लिए बनाया जा रहा है। तो पूरे समुदाय की जागरूकता के लिए भी हो, और ये जो दर्शक है मतलब विशिष्ट दर्शकों के आप अनुसार बना रहे, जिन्हें आप आयु, लिंग, जाति या कुछ इस तरीके से विभाजित के आधार पर कर सके। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि हमारा जो प्रचार है, विज्ञापन है, वो किस प्रकार के दर्शकों के लिए है। ये लक्ष्य बाजार दृष्टिकोण आपको समय और धन दोनों के रूप में अपनी ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करेगा, मतलब कि हमारा जो टाइम है, हमारा जो मनी है, इसको सही तरीके से यहाँ पर बनाए रखने में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ किफ़ायती होने के साथ साथ ये लक्षित दर्शकों के दिमाग पर कुशलतापूर्वक और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से उस पर इफ़ेक्ट डाल पाएगा। तो ये जो एडवर्टीज़मेंट है, ये जो विज्ञापन है, हमें इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा कौन सा माध्यम होना चाहिए और हमारे दर्शक किस प्रकार के हैं, इसको हमें पहले से ही ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो हमारा फोर्थ पॉइंट है ये बजट से रिलेटेड है। जैसे कि देखो विज्ञापन को चलाने से पहले, ये विज्ञापन को लोगों तक पहुंचाने से पहले ये देखा जाता है कि किसी भी विज्ञापन के लिए हमारे पास में मनी कितना है, हमारा बजट कितना है, हमें कितने अमाउंट को लेके चलना है, कितने अमाउंट में हमें अपने विज्ञापन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में प्रसारित करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में जाके हमें अपने बजट का ध्यान रखना है, अपने बजट के अंदर ही अपने काम को कंप्लीट करना है, बजट से बाहर नहीं जाना है, और अपने बजट के अंदर ही काम को इस तरीके से करना है ताकि वो लोगों के लिए लाभकारी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सके। तो हमें इस तरीके से किफ़ायती बजट को लेकर चलना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है कि हमें उस उपकरण का मतलब होता है टूल्स, या उस तकनीक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। तो हमें क्या करना है, उस टूल्स का या उस टेक्नोलॉजी का निर्धारित करना है, उनका चयन करना है जिसकी मदद से आप संवाद करना चाहते हैं, मतलब कि जिसके हेल्प से हम अपने विज्ञापन के लिए कम्युनिकेट करेंगे लोगों के साथ में, या हमारा जो लक्षित दर्शकों तक पहुंचना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, सही टूल का, सही टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, क्योंकि अगर हम सही चीज़ का हमेशा चुनाव करते हुए अपने विज्ञापन को लेके चलेंगे तो हमारा जो विज्ञापन है वो कम से कम लागत में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित कर सकने वाला विज्ञापन जो है वो बन जाएगा।
उसके बाद में अगर हम 6 पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करें तो मीडिया में देखोगे आज के टाइम में भारी प्रतिस्पर्धा होने के कारण, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कॉम्पिटिशन, तो आज के टाइम में देखोगे हर एक चीज़ में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो हमें क्या करना है, अपने अभियान को, जो भी हम अभियान चला रहे विज्ञापन में, उसको शुरू करने से पहले उच्च अधिकारी, जो भी हमारे उच्च अधिकारी है, सार्वजनिक सेवा विज्ञापन को प्रतिनिधि करने वाले जो व्यक्ति है, प्रतिनिधियों या निदेशकों से मिलना है, ताकि हम जान सकें कि विशेष मुद्दे को ध्यान में रखें, किस तरीके से ध्यान के स्तर को जान सके, ताकि हमारा जो समय है या हमारे पास में जो भी रिसोर्सेज है, मीन संसाधन है, वो बर्बाद ना हो सके। और कड़ी प्रतिस्पर्धा होने के कारण भी, मतलब कि इतना ज़्यादा कंपटीशन होने के बावजूद भी हमें अपने विज्ञापन को इस तरीके से प्रसारित करना है कि हमारा जो समय है, स्थान है, जो हमारा मनी है, अमाउंट है, पैसा है, इन सभी को हम सही तरीके से यूज़ कर पाए, सही तरीके से लेके चले। तो हमें क्या करना है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना, अपने एजेंडा के महत्व को रूप में समझाएंगे। और साथ ही साथ लॉन्च करने के लिए कुछ अन्य टूल्स भी है जिसको हमें यहाँ पर चुनना है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हमने डिस्कस किया है कि किसी भी विज्ञापन को चलाने से पहले या उस विज्ञापन को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना है, ताकि हमारा जो विज्ञापन है उसमें जो भी हमारा बजट था उसके अकॉर्डिंग ही हम काम कर सकें, ताकि हमारा जो काम है वो सही तरीके से हो सके, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हमारा मनी वेस्ट ना हो सके, और साथ ही साथ जो हमारे विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बना सके। तो हमें क्या करना है, इन सारी बातों का ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, विगत दशकों में भारतीय सामाजिक अभियान हेतु विज्ञापनों के प्रमुख सामाजिक मुद्दे। कि हाँ, देखोगे आप कि जो सामाजिक अभियान के लिए काफ़ी सारे जो विज्ञापन चलते आ रहे, इसमें जो मेन मुद्दे हैं, मेन जो टॉपिक है, मेन जो विषय है, वो किस किस के ऊपर होते हैं, क्योंकि सामाजिक अभियान जो है वो समाज से रिलेटेड होता है। इसमें किसी भी विज्ञापन, इसके मतलब कोई भी जो विज्ञापन है, अगर वो समाज से रिलेटेड है, सामाजिक अभियान के लिए, तो वो ना तो किसी बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, ना तो वो किसी प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा है। उनका सिर्फ और सिर्फ जो मेन ऑब्जेक्टिव है, समाज के अंदर जागरूकता लेके आना। तो ये सारे जो अभियान है जो कि सामाजिक अभियान से संबंधित होते हैं, ये सारे हमारे विज्ञापन, ऐसे विज्ञापन आते हैं जो कि समाज के लिए होते हैं स्पेशली। तो यहाँ पे देखो, उन्हीं सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एड्स जागरूकता। जैसे कि आपने सुना होगा, एड्स की जो प्रॉब्लम है ये किस तरीके से भारत के अंदर है, या भारत के अंदर कितने लोग इसकी चपेट में आ रखे हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये सबसे पहले फर्स्ट अभियान है जो कि हमारे एड्स से रिलेटेड है। तो भारत में देखो कम से कम 1.25 अरब से ज़्यादा लोग जो है वो अधिक लोगों के साथ में दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। क्योंकि आजकल, पहले तो ऐसा माना जाता था कि चाइना है, लेकिन आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कुछ टाइम पहले ही कि भारत को सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश माना जा रहा है। यहाँ पर 1.25 अरब से ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। मतलब कि भारत का 1.25 अरब से अधिक लोगों के साथ में दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। और साथ ही साथ ये भी अनुमान लगाया गया है कि देश में 30 लाख से अधिक लोग जो है वो एड्स जैसे घातक बीमारी से पीड़ित है। और इस बीमारी को फैलाने का सबसे जो अहम कारण है वो HIV एड्स के प्रति जागरूकता ना होना। कि मतलब कि लोग इसके प्रति जागरूक नहीं है, HIV के थ्रू देखोगे लोग इसके प्रति जागरूक नहीं है, एड्स के बारे में लोग जानना नहीं चाहते, या इसके अंदर इसके प्रति जागरूक नहीं है। इस वजह से ये जो है काफ़ी ज़्यादा फैली हुई हमें दिखाई देती है। भारत में गरीबी हो गया, अशिक्षा हो गया, या खराब स्वास्थ्य सुविधाएं हो गया, इसे और ज़्यादा चुनौतीपूर्वक बना देता है। क्योंकि यहाँ पर एक तो गरीबी भी है, साथ ही साथ सभी लोग शिक्षित नहीं है। इस वजह से भी लोगों का जो स्वास्थ्य है उसके प्रति लोग जागरूक नहीं है। इस वजह से ये जो बीमारी है ये ज़्यादा फैलती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए क्या होना चाहिए, इस स्वास्थ्य समस्या के समाधान के लिए एक शक्तिशाली अभियान को शुरू किया गया था, ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो सके। इस खतरे को प्रभावी और कुशलता से लड़ने का एकमात्र तरीका यही है। क्योंकि देखो, अगर कोई चीज़ गलत है, जब तक लोग उसको खुद से नहीं समझेंगे, जब तक लोग उसके प्रति खुद से जागरूक नहीं होंगे, तब तक उस चीज़ को समाज से हटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो एक सरकार है उसके सिर्फ एक करने से काम पूरा नहीं होता है। सरकार चाहे कितना भी काम कर ले, जब तक लोग भी उसमें अपना सहयोग नहीं देंगे, लोग भी जागरूक नहीं होंगे, तब तक सरकार के द्वारा चलाए गए किसी भी अभियान को जो सफलता है वो नहीं मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, लोगों को जागरूक करने के लिए इस अभियान को चलाया गया था।
और जगह जगह यहाँ पे टीवी पे चाहे कि जितने भी दूरदर्शन है सभी पे इसको दिखाया गया था। यहाँ पे देखो, इसे देखते हुए जागरूकता पैदा करने के लिए शबाना आजमी द्वारा अभिनीत एक सार्वजनिक सेवा विज्ञापन प्रसारित भी किया गया था, मतलब ये विज्ञापन भी चलाया गया था। विज्ञापन की जो थीम थी वो ये था कि एड्स छूने से नहीं फैलती थी, मतलब एड्स छूने से नहीं फैलती, इस चीज़ को यहाँ पर विज्ञापन के रूप में चलाया गया था। और इस विज्ञापन के माध्यम से लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई गई थी कि जो एड्स है वो छूने से नहीं फैलता है, ताकि लोग इसको जान सकें। जिन लोगों के पास में ये नॉलेज नहीं है उनको ये नॉलेज मिल सके। तो यहाँ पर इस अभियान के थ्रू लोगों को जागरूक करने के लिए इस विज्ञापन को लेके आया गया था। उसके बाद में सेकंड है पल्स पोलियो जागरूकता। अब ये क्या है, ये भी एक विज्ञापन ही है जो कि हमारे पल्स से रिलेटेड है। भारत में पल्स पोलियो है, ये इसके प्रति एक कार्यक्रम जो है वो 1998 में 100% कवरेज के उद्देश्य के साथ में, मतलब इस ऑब्जेक्टिव के साथ में शुरू किया गया था। और साथ ही साथ इस ऑब्जेक्टिव के लिए, परियोजन के लिए, जन जागरूकता पैदा करने के लिए, सामाजिक अभियान के लिए विज्ञापन जो है सबसे ज़्यादा अपना प्रभावी महत्वपूर्ण भूमिका जो है यहाँ पर निभाया था। और साथ ही आप देखोगे जो अमिताभ बच्चन है, मतलब कि इनको तो सभी लोग जानते हैं, ये मतलब कि इन जैसे हस्तियों ने इस अभियान में अपना काफ़ी ज़्यादा रोल जो है यहाँ पे निभाया था, अपना जो एक भूमिका निभाया था, ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो सके। टीवी और इसके अलावा भी काफ़ी सारे मीडिया है जहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे सार्वजनिक सेवा विज्ञापन की भूमिका को जागरूक फैलाने के लिए और भारत में इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे विज्ञापन को लाया गया था, ताकि ख़त्म करने में लोग जो है इसको नज़रअंदाज ना कर सके, इस वजह से इसको लेके आया गया था। तो देखो, सभी अभियान का अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव रहता है जिसके लिए लोग इसमें शामिल होते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है, ताकि आम जनता जिसको इसके बारे में नहीं पता उन तक सारी सूचनाओं को पहुँचाया जा सके, ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये जो प्रॉब्लम है इसको कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पर इस विज्ञापन को लेके आया गया था। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है मधुमेह के लिए जागरूकता। मधुमेह का मतलब है डायबिटीज़, जैसे कि आपने सुना होगा आज के टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को है, इस वजह से आपने सुना होगा कि इसको शुगर की प्रॉब्लम है, इसको डायबिटीज़ है। तो ये सारा क्या है, इसको हम हिंदी में मधुमेह कहते हैं। तो इसके जागरूकता के लिए जो विज्ञापन चलाया गया था जिसे हम कहते हैं मधुमेह के लिए जागरूकता। तो यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी कंपनी है, जैसे कि क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जिन्हें सभी लोग जानते हैं, वो एक डायबिटीज़ कंपनी जो है जिसे हम नोवो नॉर्डिस्क कंपनी कहते हैं, के ब्रांड को जो प्रमोट करने वाले जो होते हैं, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर है जो कि इस ब्रांड को थोड़ा सा प्रमोट कर रहे हैं, ताकि लोग जो है यहाँ पर जान सके कि मधुमेह की जो प्रॉब्लम है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक है। और ऐसा माना जा रहा है कि भारत में जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई चली जाएगी, 2035 तक ये संख्या जो है दुगनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। और ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आती है, काफ़ी ज़्यादा जिस भी पर्सन को हो जाता है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहता है उनके लिए। अगर इसका लेवल कम रहे तो वो थोड़ा सा कम परेशानी वाली रहती है, लेकिन अगर इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाए तो वो किसी भी पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर विज्ञापन लेके आया गया था ताकि लोग जो है इसके बारे में जागरूक हो सके। ये जो अभियान है या ये जो अभियान चल रहा है काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो सके, इस वजह से सचिन तेंदुलकर और इनके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो कि इसमें अपना योगदान दे रहे, ताकि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, इस पर अंकुश लगाया जा सके, इसको कंट्रोल किया जा सके, ताकि लोग जो है भारत के अंदर वो एक स्वस्थ जीवन शैली ले सके। इस वजह से इसको अभियान के रूप में चलाया गया था, ताकि लोग इसको एक नॉर्मल प्रॉब्लम ना समझे, इसके प्रति जागरूक हो सके, इसको सीरियसली ले, ताकि उनको या उनके परिवार को किसी भी प्रकार की इससे खतरा जो है वो ना हो सके। उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अच्छी स्वच्छता की आदतें। जैसे कि सभी को पता है, अगर हम अच्छी स्वच्छता की आदतें रखेंगे तो हमारे पास में कोई भी बीमारी नहीं आएगी। तो इसको भी एक अभियान के रूप में चलाया गया था। इसका जो मेन लक्ष्य था, विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से अगले कुछ महीनों में भारत में कम से कम 74 मिलियन से अधिक लोगों तक पहुंचना था। क्योंकि देखो, सभी विज्ञापन का यही मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि उनका जो अभियान है, उनका जो विज्ञापन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच होगा तो जो अभियान है, ये जो विज्ञापन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो सकेगा। इस वजह से यहाँ पर 14 मिलियन का एक टारगेट रखा गया था। स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर स्वच्छता की जो अच्छी आदतें हैं, इसके बारे में जागरूक किया गया था। जैसे कि दिन में 4 बार हाथ धोना, शौच के लिए जैसे कि वॉशरूम, टॉयलेट जाने से पहले इसको उपयोग को प्रोत्साहित किया गया था।
मतलब कि जब स्टार्टिंग की बात करें तो लोग इसमें शौचालय का यूज़ मतलब कि टॉयलेट का यूज़ बहुत ही कम करते थे, काफ़ी सारे घरों में नहीं भी थे। तो ये काफ़ी टाइम पहले की बात करें जब इस अभियान को चलाया गया था, ताकि लोग जो है टॉयलेट का यूज़ करें और सुरक्षित पेयजल प्रथाओं को स्वीकार करना। हाल में ही जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया था इस अभियान को, ताकि अच्छा खाना खाए, अच्छा पानी पिए, दिन में 4 बार हाथ धोए। इस तरीके से अभियान को चलाया गया था ताकि लोग जो है वो स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सके। स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत, इस तरीके से नारे जो है इस अभियान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन टाइटल यही था, सरकार के द्वारा चलाया गया था, ताकि हमारा अभियान जो है लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए हेल्पफुल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित कर सके, इससे प्रभावित हो सके। इस वजह से इस विज्ञापन को लेके आया गया था। इस अभियान का जो मेन लक्ष्य था, मुख्य जो ऑब्जेक्टिव था, वो सदियों पुरानी आदतों और प्रथाओं को बदलना था, कि काफ़ी पहले टाइम से जो चली आ रही आदतें उनको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके लाना, ताकि लोग जो है अपनी आदतों में परिवर्तन कर सकें। क्योंकि पहली वाली स्थिति नहीं रह चुकी है। पहले के टाइम में क्या था कि इतनी ज़्यादा स्वच्छता नहीं थी, तो बीमारी भी इतनी नहीं थी। आजकल मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बीमारी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें स्वच्छता भी रखना है, ताकि बीमारियों से हम आसानी से लड़ सकें। उसके बाद में नेक्स्ट है नेत्रदान अभियान, मतलब कि आई को डोनेट करने वाला अभियान चलाया गया था। भारत में कम से कम 50 लाख से जो ज़्यादा लोग हैं वो यहाँ पर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है, मतलब कि उनको दिखाई नहीं देता है, इस बीमारी से पीड़ित है। भारत में कम से कम 50 लाख से ज़्यादा लोग, और ये जो इलाज है इसका योग्य मतलब कि इस इलाज के लिए लोग जो है मतलब कि नेत्रदान अभियान को लेके लाया गया था। इसका सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ जो अभिव्यक्ता के कारण लोग जो है अंधेरे में रहने को मजबूर हो जाते, क्योंकि लोग इसके बारे में जान नहीं पाते हैं, लोगों को पता नहीं रहता कि इस तरीके से भी अभियान चलाए जाते हैं जिसके थ्रू लोगों की हेल्प भी की जाती है। तो इस अभियान को इसलिए चलाया गया था। इससे निपटने के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए समझ और जागरूकता दोनों ही पैदा करने की ज़रूरत है, कि मरने के बाद जो है लोग सिर्फ आंखें दान कर सकते हैं सरल फॉर्म भरकर, और भविष्य में से कई को जो दृष्टि है वो प्रदान कर सकते हैं। तो देखोगे भी आप, न्यूज़ में भी सुनोगे आप, काफ़ी सारे ऐसे पर्सन हैं जो कि पहले से ही इस चीज़ को लोगों के बीच में प्रसारित कर देते हैं कि वो मरने के बाद में, या जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो अपने आँखें को दान कर देंगे, डोनेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो इस अभियान को चलाया गया था ताकि जो लोग हैं वो इस चीज़ के प्रति जागरूक हो सके, ताकि कोई भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिवार के जो भी सदस्य हैं उसकी आंखें दान कर सके, ताकि इन फ्यूचर में जाके वो किसी दूसरे व्यक्ति को जो कि ब्लाइंडनेस है, जिसके पास में मतलब कि वो देख नहीं पाता है, तो उसकी इससे हेल्प मिल सके और वो भी इस देश दुनिया को देख सके। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 6 पॉइंट, पानी, तेल और बिजली बचाए। जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि सारे रिसोर्सेज हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा कम है, तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को बचत करना चाहिए, कम यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये जो अभियान है इसको इसलिए चलाया गया था ताकि लोग जो है पानी को वेस्ट ना करें, तेल को वेस्ट ना करें, या बिजली को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि हम एक रूम में बैठे और दूसरे रूम में हमारे लाइट, फैन सब कुछ ऑन है। तो इसके प्रति जागरूकता लाया गया था ताकि लोगों को पता चल सके कि जल को कैसे बचाना है, बिजली को कैसे बचाना है, और जानना भी है कि अगर हम इसको नहीं बचाएंगे तो आगे जाके ये हमारे लिए ही खतरनाक हो सकते हैं, हमारे लिए ही प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हैं ये सभी लिमिटेड है, ये सारे जो इनका जो मात्रा है वो सीमित है। तो इस वजह से ये अभियान चलाए गए थे ताकि लोग इसको जान सकें, क्योंकि इन समस्याओं को अगर पहले से ही नहीं जान के रखेंगे तो आगे जाके ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। साथ ही भारत में ये मुख्य चिंता का टॉपिक बन चुका है, चिंता का विषय बन चुका है। इस वजह से इस अभियान को लाया गया था ताकि लोग इसके बारे में जान सकें और अपना योगदान दे सकें इन सभी चीज़ों को बचाने में। उसके बाद में नेक्स्ट 7th पॉइंट है नशे में ड्राइविंग के खिलाफ, कि किसी भी व्यक्ति को नशे में रह के ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। इसके प्रति इस अभियान को लाया गया था। शराब पीकर गाड़ी चलाना ये भी भारत सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता का टॉपिक बन चुका है, विषय बन चुका है। क्योंकि देखोगे ज़्यादातर लोग दुर्घटनाओं में अपना जीवन जो है वो समाप्त कर लेते हैं, और सिर्फ जीवन समाप्त करने वाले व्यक्ति के अलावा भी उसके जो भी परिवार के सदस्य रहते हैं वो इस चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं। मतलब कि एक व्यक्ति की लापरवाही से काफ़ी सारे व्यक्ति इसके चपेट में आ जाते हैं, काफ़ी सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं। तो ये सारे जो परिणाम है जो कि देखने को मिलते हैं हमें, जो कि नशे की वजह से होते हैं, नशे में ड्राइविंग करने की वजह से।
तो इसके लिए भी एक अभियान को चलाया गया था ताकि लोग जागरूक हो सके, क्योंकि इन दुर्घटनाओं के मुख्य जो कारण हो जाता है वो लापरवाही की वजह से हो जाता है। मतलब कि ज़्यादातर जो केसेस आप देखोगे वो सिर्फ इसलिए हो पाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है लोग लापरवाह हो जाते हैं। कई लोग ऐसे पर्सन हैं जो कि ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लेते हैं, बट उनको एक्चुअल में रूल नहीं पता रहता है कि रोड पर चलते में यातायात के पालन करना चाहिए, बट वो एक्चुअल में नहीं करते हैं। उनकी जो जानकारी है वो भी कई को नहीं रहता, बल्कि कई लोग जो है शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाता है। तो इस उद्देश्य से के लिए सरकार जो है वो समय समय पर यातायात को दिशा निर्देश जारी कर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करते हैं, ताकि लोग जिनको इनके बारे में नहीं पता, नियमों के बारे में या दूसरे काफ़ी सारे जानकारी जो कि लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा अभियान जो है चलाए जाते हैं। सुरक्षित ड्राइविंग के लिए लोगों को समझाने के लिए कई बार देखोगे सार्वजनिक सेवा विज्ञापन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जगह जगह देखोगे काफ़ी सारे ऐसे साइन बोर्ड लगाए जाते हैं ताकि लोग उसको देख के ध्यान में ले सके उन सारी चीज़ों को। अगर वो उस चीज़ को नहीं भी समझना चाहते या उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते, तब भी बार बार उनके सामने में लाया जाता है ताकि लोग थोड़ा सा इसके प्रति जागरूक हो सके। इस समस्या से निपटने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारी पहल ही काफ़ी नहीं है, कि मतलब सिर्फ और सिर्फ सरकार के द्वारा किए गए प्रयास से ही इस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लोगों का खुद से भी इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए, तभी जाके इन सारी समस्याओं से हम आसानी से निपट सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है परिवार नियोजन। इसका मतलब ये है कि हमारा जो परिवार की जो एक प्लानिंग रहती है वो किस तरीके से रहना चाहिए। भारत जो है वो गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और बीमारी, कुपोषण और इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे समस्याओं का सामना कर रहे। तो इन सभी समस्याओं के जो मुख्य कारण है वो देश में ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से है, कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुका है और जो रिसोर्सेज है हमारे पास में वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो देश की जनसंख्या को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना भारत सरकार के सामने एक काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय बन चुका है। देखोगे आप, एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत सरकार के लिए चीन की तरह एक बच्चे की नीति अपनाना संभव नहीं था, क्योंकि अगर मान लो कोई भी ऐसा जो कठिन रूल है ये अगर एकदम से अप्लाई कर दिया जाए, एकदम से पूरे देश में बता दिया जाए, तो इसको लोग जो है वो एकदम से इसको जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे या लोग इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। इस वजह से कार्यक्रम लेके आए जाते हैं, विज्ञापन लेके आए जाते हैं, ताकि आम जनता इनके प्रति जागरूक हो सके, क्योंकि जब लोग ही जागरूक हो जाएंगे तो इन सभी स्थिति से लड़ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि सिर्फ सरकारी पहल से पूरा काम कंप्लीट नहीं होता है। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए ये अभियान जो है काफ़ी ज़्यादा सफल रहा है और काफ़ी सारे लोग इससे प्रभावित हुए हैं, और काफ़ी सारे लोग जो है आज के टाइम में इन विज्ञापन से प्रभावित होकर एक सही जो परिवार नियोजन है वो करते भी है। उसके बाद में नेक्स्ट है कन्या भ्रूण हत्या। जैसे कि आपने सुना होगा, इससे पहले के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ये सारी चीज़ें थी। आज के टाइम में इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है, पहले से कम है, बट फिर भी आज के टाइम में भी भारत जो है इन सभी चीज़ों से मतलब कि अभी भी इनसे लड़ते हुए चल रहे हैं। लड़के के लिए वरीयता भारत में सबसे पुरानी समस्याओं में से एक रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखोगे कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्या जो हमारे समाज में उत्पन्न हो चुकी है। जैसे कि आप देखोगे ये जो कुप्रथा है ये पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जहाँ शिक्षा और जागरूकता वांछित रूप से व्यापक नहीं था, यहाँ पे लिंग अनुपात बिगड़ गया था। मतलब देखोगे आप, कई सारे ऐसे न्यूज़ में भी दिखाई देगा आपको कि जहाँ पर लड़कियों की जो संख्या है वो आज भी लड़कों से काफ़ी ज़्यादा कम है। 1991 में इस आंकड़ा को पता लगाया गया था कि यहाँ पर 1000 लड़कों पे सिर्फ 1947 लड़कियों का था। 10 साल बाद ये 1000 लड़कियाँ के लिए 927 तक गिर गया था। मतलब कि जो जनसंख्या है, मतलब कि लड़के और लड़कियों का जो रेशो होना चाहिए इक्वली, वो नहीं था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम था लड़कियों का। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या की वजह से जो लोग हैं, जो कि पहले से ही कई लोग जो है इस तरीके से जो धारणा बना के रखते हैं कि लड़कियों, मतलब उनकी फैमिली में लड़की नहीं होना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, लड़कियों को मरवा देते हैं, हत्या करवा देते हैं उनके आने से पहले ही। तो यहाँ पर इस वजह से जिस भी राज्य में या जिस भी जगह पे जो लोग हैं इस तरीके से करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गलत है, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ उसके परिवार का नुकसान नहीं होता, बल्कि ये देश के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, जो कि लोग कई बार नहीं समझते हैं और ये असंतुलन का कारण बन जाता है। इस वजह से इस प्रथा को लेके आए थे ताकि लोग थोड़ा सा जागरूक हो सके और ऐसा दोनों के बीच में ये ना समझे कि ये लड़कियां हैं या लड़के हैं, दोनों को इक्वल लेके चल सके और ये जो भ्रूण हत्या है इसको ज़्यादा से ज़्यादा
कम किया जाना चाहिए, तो इस वजह से इसको लेके आया गया था। तो ये सारे जो पॉइंट थे हमने डिस्कस किए हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी काफ़ी सारे अभियान हैं जो कि सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम चलाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, विज्ञापन लिखने के लिए बक्सा बनाना क्यों ज़रूरी है। कि जैसे कि आप देखोगे कि विज्ञापन को बक्से के तौर पर बताया जाता है, तो ऐसा क्यों है, ये इसको इस तरीके से बनाना ही क्यों ज़रूरी है, तो उसी कॉन्सेप्ट को अब हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि देखो, आप देखोगे एक आयताकार का एक बक्सा रहता है जिसमें विज्ञापन के चित्र, मतलब कि जो भी उसमें इमेज या जो भी पिक्चर का यूज़ किया जा रहा है वो, और जो भी लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है, चाहे हिंदी में, चाहे इंग्लिश में, किसी दूसरे लैंग्वेज में, जिसमें भी इसको दिखाना हो उस पर नज़र दिखाई देती है, जिससे उस पर गहरा प्रभाव पड़ सके। इसके चारों एक महीन सी रेखा खींची जाती है, मतलब कि एक बॉक्स चारों तरफ से उसको अंडरलाइन कर लिया जाता है। इस जब हमें किसी भी अच्छा दिखाना होता है उसको, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ किसी कम अच्छे को अगर रख दे तो जाहिर है ज़्यादा सुंदर, आकर्षक और महत्वपूर्ण होगा। तो इस वजह से इस लाइन को यहाँ पर लगाया जाता है। मतलब जो भी चीज़ है जो कि विज्ञापन को अट्रैक्टिव बना सके, उन्हीं सारी चीज़ों को हम किसी भी विज्ञापन में लेके आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, कौन से शब्द, वाक्य, जिंगल का चयन करना चाहिए जो कि मान कैसे समझे कि हमें किस चीज़ को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आप देखोगे अखबारों में जब हम जब किसी बड़े माल में चल रहे सेल का, यहाँ पे देखो मॉल को माल लिखा हुआ, तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आप इग्नोर करना। कि देखोगे आप किसी भी मॉल में अगर किसी भी सेल के लिए कोई भी जो विज्ञापन चलता आ रहा है, तो वहाँ पर क्या है, बड़े बड़े शब्दों में आप देखोगे सेल 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 इस तरीके से लिखा रहता है। तो ऐसा इसलिए लिखा रहता है ताकि लोगों का जो एक अट्रैक्शन है तुरंत पड़ सके, लोग तुरंत ही उस चीज़ को देख सके और उसके अंदर ना चाहते हुए भी वहाँ पे जा सके और देख सके कि अगर सेल लगा है तो देखते हैं क्या हमारे लिए सही है, क्या हम उसे ले सकेंगे। तो इस तरीके से क्या है, ये अट्रैक्शन का एक काम बन जाता है। तो क्या है, कोई भी जो विज्ञापन है वो किस तरीके से है, किस तरीके से लोगों को आकर्षित कर सकता है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। कौन से वर्ड्स का किस तरीके से हमें इसको अट्रैक्टिव बनाना है, कौन से वाक्य जोड़ने हैं, कौन से शब्द लिखने, इन्हीं को यहाँ पर लिखे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया था, तब उन्होंने अभियान के बड़े बड़े पोस्टर जो है छोटे बच्चे की तस्वीर रहती थी। जैसे कि आप देखोगे कि कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि सरकार के द्वारा अभियान के रूप में चलाए जाते हैं। अगर वो चीज़ लड़की से रिलेटेड रहेगा तो आप देखोगे काफ़ी बड़ी बड़ी लड़कियों की पिक्चर रहती है, छोटी बच्चियों की। अगर औरतों से, लेडीज से रिलेटेड है तो वहाँ पर देखोगे किसी औरत की पिक्चर दिखाई देगी। मतलब कि जो इमेज का भी जो यूज़ किया जाता है वो भी विज्ञापन के विषय के अकॉर्डिंग ही चयन किया जाता है, ताकि लोग उसको सिर्फ ये ना कि उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से, काफ़ी ज़्यादा उसको सही तरीके से समझे तभी उनको समझ में आएगा। विज्ञापन में जितने भी इमेज है, जितने भी शब्द है, सभी का इस तरीके से यूज़ किया जाता है ताकि वो ना चाहते हुए भी लोगों को समझा सके, मतलब कि एक पिक्चर के थ्रू भी लोगों को बता सके कि ये है क्या। तो यहाँ पर इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। इसके दो कारण देखोगे। पहला जो कारण है सूक्ष्म मनोविज्ञान, मतलब कि हम ये देखते हैं कि हमारी एक फितरत बन जाती है, हमारा जो एक नेचर है कि हम गंभीर चीज़ों से दूर भागते हैं। वहीं अगर कोई मजाक का है तो पेट भर हंस लेते हैं। मतलब कोई चीज़ जो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रहता है तो हम उसमें थोड़ा सा अपना रुचि दिखाते हैं, लेकिन वही अगर कोई चीज़ थोड़ा सा टफ दिखाई देगा तो हम उस चीज़ में अपना जो एक रुचि है नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कहने का अर्थ ये है कि हल्की चीज़ों को सामान्य इंसानी दिमाग जल्दी से कैच कर लेता है। इसलिए विज्ञापन में हमें हमेशा ऐसे वर्ड्स, मतलब कि हंसते हुए चेहरे, हमेशा हल्के शब्द और रंग को सही कलाकारी तरीके से दिखानी चाहिए, ताकि क्या है, जो लोग इसे नहीं भी समझना चाहते हैं, जिनको वो काफ़ी आसानी तरीके से समझा सके, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे शिक्षित व्यक्ति ही समझ सके, जिन्हें सभी चीज़ों की नॉलेज है, सिर्फ वही व्यक्ति उसको ना समझ सके, बल्कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी या कोई दूसरा व्यक्ति भी, मतलब कि सभी व्यक्ति उसको समझ सकें। इस तरीके से ही किसी भी इमेज का यूज़ किया जाता है। और साथ ही ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हमारा कंटेंट है उसकी भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, वो काफ़ी ज़्यादा आसान होनी चाहिए, ताकि जनसाधारण को मगर कंटेंट की गुणवत्ता बरकरार रहनी चाहिए। कि मतलब हमें अपने कंटेंट का भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस कंटेंट का यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से करना चाहिए, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है। तभी जाके जो हमारा विज्ञापन है वो एक सरल और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित वाली हो पाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है, विज्ञापन में क्या लिखना ज़रूरी होता है। कि जब हम किसी भी विज्ञापन को मान लो बनाने वाले हैं, या इन फ्यूचर जाके अगर आप बनाओगे, मान लो इस फील्ड में अगर जाते हो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है, कि हमें क्या ध्यान में रखना है कि विज्ञापन के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को लिखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि आप देखोगे समाचार पत्र में या पत्रिकाओं में जो भी सजावटी विज्ञापन दिखाई देते हैं,
उन्हें विज्ञापन को लिखने वाला व्यक्ति मतलब कि विज्ञापन लेखक तथा उसको कलाकार हो गया या कंप्यूटर डिज़ाइनर द्वारा उसको मिलजुल कर तैयार किया जाता है, मतलब कि आपस में मिलके उसके बाद में जो विज्ञापन का जो भी पेज है, जो भी प्रिंट है, उसको इस तरीके से बनाया जाता है और मिलकर बनाया जाता है ताकि सभी के स्किल को यहाँ पे यूज़ किया जाए, चाहे विज्ञापन का लेखक हो, चाहे कलाकार हो, चाहे वो कंप्यूटर का ही क्यों ना यूज़ करे, सभी को इस तरीके से कंबाइन करके ले चलते हैं, एक साथ मिलकर करते हैं ताकि विज्ञापन को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन रूप दिया जा सके। क्योंकि किसी भी विज्ञापन का जो लेआउट रहता है, इसको तैयार करने से पहले ये विचार किया जाता है कि विज्ञापन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, किन व्यक्तियों के लिए होना चाहिए, कौन से डिज़ाइन का, कौन से रंगीन होना चाहिए, हाथ से कौन से डिज़ाइन हमें दिखाने चाहिए। मतलब कि इन सभी चीज़ों का पहले से ही प्री डिस्कशन कर लिया जाता है कि हमारा जो विज्ञापन है वो किस तरीके से होना चाहिए। तो विज्ञापन लेआउट में निम्नलिखित तत्वों को चयनित किया जाता है कि विज्ञापन का जब लेआउट तैयार किया जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, किन किन बातों का ध्यान में रखते हैं या कौन कौन से ऐसे तत्व है जिसको हम चुनाव करते हैं, जिसको हम लेकर चलते हैं। तो पहले देखोगे आप कॉपी हो गया, उसमें जैसे कि कोई भी जो विज्ञापन हो गया इसमें जिस भी सामग्री पे हम लिखेंगे अपने विज्ञापन को उसी को कॉपी कहा जाता है। इसमें काफ़ी सारे तत्व आते हैं, जैसे कि शीर्षक हो गया। शीर्षक का मतलब ये है कि उसका टाइटल क्या है, उसका सब टाइटल क्या है, इन सारी चीज़ों को हम अपने कॉपी में दिखाते हैं, हमारे विज्ञापन का जो भी कॉपी रहता है। साथ ही हम ध्यान में रखते हैं कि कॉपी को लिखने वाला जो व्यक्ति है, कॉपी लेखन बड़ी कुशलता का काम होता है, काफ़ी ज़्यादा स्किल होना चाहिए। तो यहाँ पर अच्छे लेखक को मतलब कि जो भी इसको लिख रहा है, एक अच्छे कॉपी लेखक को उत्पाद, खरीदार या वितरण आदि के लिए कॉपी तैयार करनी होती है। उनकी अवस्था का, धर्म का, शिक्षा का आदि सभी की जानकारी होनी चाहिए ताकि जब भी वो विज्ञापन को लिखेगा तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए या जो भी चीज़ जो कि आगे जाके हमारे लिए गलत हो जाए। तो इन सारी बातों का यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। कॉपी एक अच्छी कॉपी जो है उसे माना जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा संक्षिप्त हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को शॉर्ट में बताया जा सके। इस तरीके से संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और उसे लोग आसानी से पढ़ सके, इस तरीके से होना चाहिए। शीर्ष पंक्ति किस तरीके से होना चाहिए, उनका जो भी हेडलाइन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि बड़े बड़े अक्षरों में छापा जाना चाहिए या जाता भी है, क्योंकि जो इनका जो मेन चीज़ रहता है वो हमें उसके शीर्ष से ही पता चलता है, उसके हेडलाइन से ही पता चलता है। इस वजह से उसका जो हेडलाइन है हमेशा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे कि आप देखोगे भी हर एक चीज़ में, चाहे हम किसी लेसन को भी स्टार्ट करते हैं तो लेसन का जो नेम है वो हमेशा बड़े बड़े अक्षरों में रहता है ताकि उसको हम सही तरीके से देख सकें, हमें पता चल सके कि इसका जो मेन टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर जितने भी हम पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं ये सभी हाईलाइट भी है, साथ ही साथ एक अलग तरीके से ही दिखाई दे रहा है, जबकि इसको डिस्कस करने वाले जो वर्ड है थोड़े से कम लाइट में है, थोड़े से कम डार्क है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं इन सारे वर्ड्स को हाईलाइट कर रहे हैं, इस वजह से। तो हमारा जो विज्ञापन है वो भी इसी तरीके से होना चाहिए, हमारा हेडलाइन काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में होना चाहिए ताकि हम उसको आसानी से पढ़ सके और आसानी से लोगों को प्रभावित कर सके। उपशीर्षक जो उसका उपशीर्ष पंक्ति है, मतलब कि हेडलाइन का जो सब हेडिंग है वो किस तरीके से होना चाहिए, हमें इस चीज़ का ध्यान में रखना है। इसकी छपाई का जो आकार है वो शीर्ष पंक्तियों से छोटा होना चाहिए, मतलब कि जो हेडलाइन है, हेडलाइन मतलब जितने बड़े अक्षरों में, मतलब जो साइज़ है वर्ड्स के उससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए उसका उपशीर्ष, मतलब कि सब हेडलाइन। जो हेडलाइन के बाद में जो सब हेडलाइन लिखते हैं वो हमेशा हेडलाइन से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए ताकि हेडलाइन ही ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो सके, ज़्यादा उसको देख सके। इसका जो कार्य शीर्ष पंक्ति के आगे का कार्य जो है वो आगे बढ़ना होता है। जैसे कि शीर्ष पंक्ति बचाइए 1000 रुपये तक, उप शीर्षक पंक्ति जो है आप बस इतना करें कि अपनी टीवी का ऑर्डर आज ही दे दें। तो इस तरीके से एक अट्रैक्शन दिया जाता है किसी भी विज्ञापन को। उसके बाद में नेक्स्ट है विज्ञापन पार्ट की हेडलाइन और सब हेडलाइन से विज्ञापन की जो शुरुआती जानकारी है वो तो हमें पता चल जाती है। उसके बाद में उत्पाद के विषय में जब हम पूरी जानकारी देते हैं, यहाँ पर जो भी पढ़ने वाला व्यक्ति है उसके मन पर असर डाल सके, तो हमें क्या करना है, विज्ञापन का जो पार्ट है वो इसी तरीके से लिखना है ताकि पता चल सके कि हाँ ये लिखा जाता है कि उत्पाद को क्यों खरीदे, कैसे खरीदे, किस प्रकार से खरीदे, ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे विज्ञापन पार्ट के अंदर लिखा जाता है। और साथ ही बता दें कि एक अच्छा विज्ञापन पार्ट वो होता है जब पाठक यानी कि ग्राहक ऐसे कार्यवाही के लिए मजबूर हो सके जिनसे अपेक्षा विज्ञापन लेखक ने की है। मतलब कि विज्ञापन को लिखने वाले व्यक्ति का जो भी ऑब्जेक्टिव है विज्ञापन को बनाने के लिए,
तो वो इस तरीके से लिखे ताकि कोई जो पाठक है, मतलब कोई भी जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो सके और वो मजबूर हो जाए एक तरीके से उसके सामान को खरीदने के लिए, उसके विज्ञापन के प्रति आकर्षित हो सके। तो हमेशा जो लेखक है वो इस तरीके से प्रयास करता है। साथ ही जो विज्ञापन पाठ में हमेशा स्पष्टता होनी चाहिए ताकि लोग जो है उसको आसानी से समझ सके, कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो हमें इन सारी बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में चित्र है, चित्र को हमेशा आकर्षक यूज़ करना चाहिए, भाषा को कम से कम यूज़ करना चाहिए। भाषा की मतलब कि चित्र को इस तरीके से यूज़ करें ताकि वो भाषा की कमी को पूरा कर सके, कि अगर हमने किसी भी डिटेल को ज़्यादा लंबे तरीके से नहीं बताया तो भी हमारा जो पिक्चर है वो उसका काम कर दे। तो हमें क्या करना, अपने चित्रों की लोकप्रियता, उसकी उपयोगिता हमेशा सर्वमान्य होता है, हमेशा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस वजह से हमें अपने चित्रों का सही तरीके से यूज़ करना है। साथ ही विज्ञापन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें हमेशा क्या दिखाया जाए इस बात पर निर्भर करता है कि विज्ञापनकर्ता किस उद्देश्य को लेकर विज्ञापन तैयार करे। तो हमेशा विज्ञापन का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उसके अकॉर्डिंग ही पिक्चर भी यूज़ की जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो इन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद है व्यापारिक चिन्ह की ट्रेडमार्क वो होते हैं जो कि किसी भी कंपनी की पहचान बनाने के लिए यूज़ की जाती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क जो सबसे पहले रजिस्टर करवाए जाते हैं, हर एक कंपनी का या हर एक ब्रांड का, प्रोडक्ट का अपना अपना एक ट्रेडमार्क रहता है, जिससे पता चलता है कि कंपनी का ट्रेड नाम क्या है, इसका जो एक ब्रांड नेम है, इन सभी को इसके साथ में प्रतीत किया जाता है। तो यहाँ पर जो है व्यापारिक चिन्ह का ध्यान में रखा जाता है। हस्ताक्षर हो गए, कोई भी कंपनी अपने उत्पाद की नकली उत्पादों से बचने के लिए हमेशा सिग्नेचर या लोगों का विज्ञापन में यूज़ करती है। जैसे कि आप देखोगे कई सारे ऐसे ब्रांड है जहाँ पर एक स्पेसिफिक किसी पर्सन के साइन को यूज़ किया जाता है, सिग्नेचर को यूज़ किया जाता है, ताकि जो दूसरे जो कंपनी है जो सेम उसी तरीके से प्रोडक्ट बना रही है तो वो यहाँ पे कॉपी ना कर सके। तो यहाँ पर किसी न किसी तरीके से अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की एक अलग से पहचान बनाई जाती है, क्योंकि व्यापारिक चिन्ह वही होते हैं जिन्हें रजिस्टर भी कराया जाता है। तो इसको काफ़ी ज़्यादा सेफली माना जाता है, तो लोग इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है सफ़ेद जगह, कि विज्ञापन में काफ़ी ज़्यादा महत्व हो जाता है, कॉपी और चित्र का होता है, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो खाली जगह का भी होता है। क्योंकि खाली जगह के यहाँ पे देखोगे आप, कॉन्ट्रास्ट में चित्र जो है उभर कर आते हैं। अगर आप बिल्कुल ही पूरे पेज को बिल्कुल भर ही दोगे, जहाँ पे एक भी स्पेस नहीं है, थोड़ा सा भी गैप नहीं है, तो वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट होने के बावजूद भी दब जाते हैं। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा खाली जगह को भी मेंटेन करके रखना है, ताकि हमारा जो विज्ञापन है, हमने चाहे जिस भी इमेज का यूज़ किया है, जिस भी शब्द का यूज़ किया है, वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो सके, थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे सके, प्रभावित कर सके। तो यहाँ पर खाली जगह को भी सही तरीके से मेंटेन करके चलना है, सही तरीके से यूज़ करना है। उसके बाद में लास्ट है बॉर्डर। इसका मतलब ये है कि विज्ञापन के लेआउट को देखोगे आप, उसको और ज़्यादा आकर्षित करने के लिए विज्ञापन के चारों तरफ बॉर्डर लगाए जाते हैं। मतलब कि जो विज्ञापन का जो भी पेज है, जो भी इमेज है, उसके चारों तरफ से बॉर्डर बना दिया जाता है, लाइन के थ्रू या पिक्चर के थ्रू, जिस भी तरीके से वो बनाना चाहते हैं, ताकि उनका जो विज्ञापन है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सके। तो बॉर्डर बन जाने से विज्ञापन के आसपास के जो विज्ञापन है, मतलब जो भी हम चीज़ वहाँ पे दिखा रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाई देता है। क्योंकि बॉर्डर जो है रचनात्मक बनाए जाते हैं। जैसे कि चीन मिल के विज्ञापन के बॉर्डर में गनों के छोटे छोटे चित्र हो सकते हैं। जैसे कि मान लो, अपने प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मान लो अगर कोई चीनी से रिलेटेड कोई ब्रांड है, तो वो क्या करेगा, अपने विज्ञापन के चारों साइड में हो सकता है गन्ने की पिक्चर लगा दे। ये जो भी अपना अपना एक तरीका है। मान लो आप देखोगे कोई क्रीम है, अगर वो क्रीम के मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि ये एलोवेरा से बना, तो वहाँ पे एलोवेरा की पिक्चर लगा देंगे। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से अट्रैक्टिव किया जा सके, उन सभी चीज़ों का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ये 9 पॉइंट थे जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। और जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि आज की जो हमारी क्लास है काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, तो आज की इस क्लास में यहीं तक के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है, विज्ञापन लेखन की विशेषताएं हैं, मतलब कि विज्ञापन में कौन कौन से फीचर जो है वो होने चाहिए या होते हैं, यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास में बस इतना ही कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्लास हो चुका है, तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही रख लेते।
तो आप फीडबैक में ज़रूर से बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, बट फिर भी कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई प्रॉब्लम हो या आपके पास में कोई सजेशन हो तो उसको ज़रूर से शेयर करना। क्लासेस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना, क्योंकि चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर तक के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।